नमस्कार साथियों। 6 सितंबर को बीकानेर निदेशालय के द्वारा जितने भी अधिशेष कार्मिक हैं उनके समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। वो यहाँ पर आप क्रम से देख सकते हैं। ये दिशा निर्देश महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसी के आधार पर अधिशेष शिक्षकों का समायोजन होगा। तो किस तरह से इसके निर्देश हैं, कैसे अधिशेषों की पहचान की जाएगी, ये सारी बातें इसके अंदर विस्तार से बताई गई है। तो हम क्रम से आप एक एक स्टेप टू स्टेप देखें। और कुछ ज़िले हैं जैसे झुंझुनू और सीकर डिस्ट्रिक्ट है, उनके डीओ ने तो अपने आदेश भी जारी कर दिए हैं कि अधिशेष कार्मिकों की सूची बना करके डीओ कार्यालय जमा कराएं, वो भी एक्सेल सीट में, ताकि 29 सितंबर तक, इसमें दे रखा है वो डेट 29 सितंबर तक निश्चित रूप से अधिशेष शिक्षकों का समायोजन हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्रम से किस तरह का निर्धारण है, यहाँ पर पदों का, किस पद पे आपको अधिशेष माना जाएगा, ये सारी बातें इसमें अच्छे से दिखा रखी है। क्रम से देखें आप। फर्स्ट जो बात है उसमें पदों का निर्धारण है। पदों का निर्धारण, इस पदों का निर्धारण में भी आपको ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। मुख्य रूप से आप वही बातें पढ़ेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हमारे ज़्यादा काम की है। यहाँ से देखेंगे कि स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान कैसे करेंगे आप, कि कौन अधिशेष है कौन अधिशेष नहीं है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो बात है उसको आप देखें। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों और कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्य ग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों और कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर पहले से इंग्लिश मीडियम में यदि पहले से साइंस L2 का टीचर वहाँ पर पोस्टेड है, ठीक है, पहले से वहाँ पर कार्यरत है, और लेकिन वो उसका चयन नहीं हुआ है, अचयनित शिक्षक है वो, ठीक है, अचयनित शिक्षक या कार्मिक है पहले से L2 साइंस का जैसे, और अब वो नई भर्ती के तहत वहाँ पर पोस्टेड हो गया है L2 साइंस का, तो वहाँ पर जो पहले का जो कार्मिक है जो अचयनित है उसको अधिशेष माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मापदंड अनुसार सृजन योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में कार्मिक को अधिशेष माना जाएगा। जैसे वहाँ पर पद हैं स्वीकृत कितने 10 और वहाँ पर कार्य शिक्षक कितने हैं 11, तो एक पद जो एक्स्ट्रा है वो पद वाला क्या माना जाएगा, अधिशेष, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। थर्ड है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्य ग्रहण की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु, देखो इसमें क्या है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्य ग्रहण की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों हेतु चयनित अध्यापक लेवल 1 के समाज शिक्षक अधिशेष माना जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का भी है इसमें। 4 नंबर पर है कि क्रमोन्नत वाली स्थिति में कोई विद्यालय क्रमोन्नत हुई है तो वे स्वीकृत मानदंडानुसार पद स्वीकृत मानकर मानदंडों से अधिक कार्य शिक्षकों को कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। वही बात, जैसे पोस्ट जितनी है वहाँ पर स्वीकृत पद है उससे अधिक यदि शिक्षक कार्यरत हैं तो समस्त शिक्षक, चाहे वो एक शिक्षक हो, 2 हो, 5 हो, ठीक है, उस समस्त शिक्षक क्या माने जाएंगे, अधिशेष की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर अगला देखें, 5वें नंबर पर है, जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद पर चयन प्रक्रिया में पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल 1 द्वितीय का पद पदस्थापित किया गया है। जैसे कंप्यूटर शिक्षक के पद पर आपने देखा होगा कि अंग्रेजी माध्यम में भी जब आपको MGGS महात्मा गांधी स्कूलों के ऑनलाइन आवेदन करवाए थे उसमें L2 के लिए 2 पद बनाए गए थे वहाँ पर, एक L2 आपका सब्जेक्ट वाइज का, दूसरा आप कंप्यूटर शिक्षक के पद पर भी आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए बोला गया था। तो कुछ स्कूलों में जो 2022-23 में या 23-24 में जो भी कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, तृतीय श्रेणी शिक्षक या द्वितीय श्रेणी शिक्षक, प्रथम और L2 और L1 के शिक्षक, वे सभी शिक्षक
अब उन विद्यालयों में यदि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पद स्थापित है, जैसे अब वहाँ पर उन स्कूलों में जो कंप्यूटर शिक्षक पद था, उन स्कूलों में अगर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत है और स्वीकृत होने के साथ साथ में वहाँ पर पोस्टिंग है उस टीचर की, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर शिक्षक था जो कि L1 और L2 का आया था MGGS में इंटरव्यू या फिर एग्जाम के थ्रू, वो अधिशेष माना जाएगा। ठीक है। 6 नंबर पर है यहाँ पर कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिस स्तर के अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही है उस स्तर तक प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होती जारी मापदंड लागू होंगे। संलग्न हिंदी और आगे आप देखें माध्यम की कक्षाएं हेतु पूर्व मापदंड स्वीकृत पदों में अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि भाई अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें कितनी संचालित, अभी कितनी क्लास तक संचालित हो रही है। भाई कुछ MGGS में 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम हो रही है, कुछ 9, 10, 11 में अभी शेष हैं, अभी होना बाकी है। ऐसी स्थिति का यहाँ पर अतिरिक्त जो अधिशेष कार्मिक है उनको निर्धारण किया जाएगा। 7वें नंबर पर है प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों और मापदंडों अनुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पद स्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष होंगे। वही बात कही है कि हमेशा अधिक पदस्थापन है, चाहे प्रारंभिक हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, दोनों में अधिक स्वीकृत है पद विरुद्ध या लगे हुए हैं, तो वो सभी शिक्षक या कार्मिक क्या होंगे, अधिशेष होंगे। अब 8वां जो पॉइंट है वो काफ़ी है, उसमें क्या है देखें। माध्यमिक शिक्षा विभाग में विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर और ट्रेनी टीचर इत्यादि जिस पद इन विद्यालयों में नहीं होते वे विभाग में अधिशेष माने जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, जो भी वरिष्ठ प्रबोधक हैं या प्रबोधक हैं, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हैं, पंचायत सहायक है, अगर उस विद्यालय में वो पद स्वीकृत नहीं है और वो वहाँ पर पोस्टेड है, तो ऐसी स्थिति में वो सारे क्या माने जाएंगे, अधिशेष माने जाएंगे। 9वें नंबर पर है न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक या कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाएगा। किसी के अगर कोई कोर्ट के द्वारा आ रहा है तो ऐसे शिक्षक वो अधिशेष नहीं माने जाते। इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पद स्थापित शिक्षक या कार्मिक अधिशेष होंगे। ध्यान रखना, कोई शिक्षक या कार्मिक कोर्ट के माध्यम से या न्यायिक प्रकरण की प्रक्रिया के द्वारा उस पद पर कार्यरत होता है और पहले से उस पद पर कोई और टीचर है, तो उस न्यायिक प्रक्रिया वाले टीचर की जगह पर जो पहले से कार्य टीचर है वो अधिशेष की श्रेणी में आएगा। ये बात इसमें यहाँ निर्देशों में कही गई है। अब इसमें क्या है, मंत्रालय संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त व विभाग, राजस्थान सरकार की ये 25/5/2022 की पालना अनुशासित करना है। ध्यान रखना, जो LDC होते हैं मंत्रालय कर्मचारी, उस सबके लिए भी ये पालना को सुनिश्चित करना है। तो सीकर डिस्ट्रिक्ट की तो जैसे LDC की जितने भी अधिशेष कार्मिक हैं उनकी लिस्ट डल चुकी है, वो आगे हम इसमें बताऊंगा मैं। सामान्य निर्देश क्या है, किनको कैसे कहाँ पोस्टिंग देनी है, किस तरह का है, वो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है निर्देशों में। ठीक है, और आगे आपको काउंसलिंग के थ्रू भी आपको DO लेवल पे काउंसलिंग होगी और DO लेवल पर आपको ब्लॉक में किस तरह से पहले पंचायत को, फिर ग्राम पंचायत को, फिर ब्लॉक को आपको वरीयता दी जाएगी। फर्स्ट नंबर पॉइंट आप देखते चलेंगे, विद्यालय में कार्मिकों की कार्य ग्रहण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिकों का संयोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक का विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। पॉइंट को आप समझेंगे इस बात को कि वही बात मैंने कुछ देर पहले कहा था कि वरिष्ठ कार्मिक है, उसको अगर वरिष्ठ कार्मिक उस स्कूल में आ गया तो कनिष्ठ कार्मिक को अधिशेष माना जाएगा। ये बात उस थोड़ी देर पहले भी कुछ पहले निर्देशों में कही गई थी, वही बात इसने कही है कि जो वरिष्ठ कार्मिक अगर मौजूद है उस स्कूल में तो कनिष्ठ को ऑटोमेटिकली अधिशेष माना जाएगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित करके समायोजन किया जाना जाएगा। एक बात। सेकंड है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में केवल तभी लगाया जाएगा जब हिंदी माध्यम में पद रिक्त नहीं हो। वही बात है, अगर अचयनित और
अचयनित शिक्षक और कार्मिक को अधिशेष माना जाता है। ठीक है, तो अब उनका आपको पता अधिशेष के तहत वो दूसरे विद्यालय में जाएंगे, तो उनको अंग्रेजी माध्यमों में अंग्रेजी माध्यमों में ही लगाया जाएगा, और जब अंग्रेजी माध्यम में स्कूल और खाली नहीं होंगी तो उन्हें हिंदी माध्यम में लगाया जाएगा। सेम नियम यह है कि हिंदी माध्यम के यदि स्कूल में हिंदी माध्यम है उसमें यदि सीटें खाली नहीं है तो किसी भी कार्मिक को अंग्रेजी माध्यम में भी लगाया जा सकता है। दोनों के लिए सेम नियम है, हिंदी में नहीं है तो अंग्रेजी में लगा सकते हैं और अंग्रेजी में नहीं है तो हिंदी में लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है माध्यमिक शिक्षा विभाग में विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का संयोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद या विषय पर उसके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जाएगा। देखो, माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिक का संयोजन, अब इसमें जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी बात कर रहा है। जो भी रिक्त पद हो, जिस भी विषय का रिक्त पद हो, उसको उसी विषय के रिक्त पद पर उसको लगाया जाएगा माध्यमिक शिक्षा विभागों में भी। ठीक है, ये बात इसने क्लियर कही है, पद विरुद्ध कतई नहीं लगाया जाएगा। पद विरुद्ध की इसमें बिल्कुल बात क्लोज कर दी है, पद विरुद्ध आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। ये रेट में भी दी गई है, सेकंड ग्रेड में भी दी गई है, फर्स्ट ग्रेड में भी मिलती है पद विरुद्ध पोस्टिंग, लेकिन यहाँ पर जो समायोजन है उसके तहत ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अगर रिक्त पद नहीं आएंगे तो उनको प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। अगर माध्यमिक शिक्षा में अगर नहीं होगा पद, जैसे यदि कोई सेकंड ग्रेड का टीचर है वो अधिशेष चल रहा है, अगर माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में पास के ब्लॉक में अगर कोई सीट खाली नहीं है तो उसको किसी भी प्रारंभिक स्कूल में एचएम का पद स्वीकृत करके उसकी पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन पद विरुद्ध उनको नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, जिन अध्यापकों लेवल 1 और 2 के उक्त नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा। 6DB हुई थी और उसमें जो पहले से जो कार्यरत है शिक्षक है माध्यमिक शिक्षा विभाग में के विद्यालयों में लगाया जाएगा। जिन जिलों में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो उन्हें प्रारंभिक में, देखो उनको वही माध्यमिक शिक्षा वाले टीचरों को माध्यमिक शिक्षा वाले स्कूलों में ही लगाया जाएगा। सीधा आप ये समझें कि जो 12वीं तक की स्कूल हैं अगर उनके कोई टीचर अधिशेष चल रहे हैं तो उनको 12वीं तक की स्कूलों में ही लगाया जाएगा, लेकिन अगर पद रिक्त नहीं है तो उनको प्रारंभिक शिक्षा अर्थात 1 से 8 तक की स्कूलों में भी लगाया जा सकता है। ये बात इन्होंने स्पष्ट कही गई है। 5वें नंबर पर है जिन अध्यापक को लेवल 1-2 में राजस्थान शिक्षा सेवा के शिक्षा विभाग के तहत ले जाने की कार्रवाई नहीं की गई है उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायत राज पदों पर लगाया जाएगा। वही बात है, उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा विभाग में उनको किसी भी पद पर लगाया जा सकता है, लेकिन पद विरुद्ध वो भी नहीं लगाए जाएंगे। इसके बाद 6-7 कुछ नियम और हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक, माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं होने वाले अधिशेष कार्मिक जैसे वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में, ध्यान रखना ये जितने भी अभी पोस्ट बोली है उनको अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद रिक्त नहीं है, पद स्वीकृत नहीं है तो उनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग में वो भी ग्रामीण स्कूलों में पद स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 7वें नंबर पर अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित अधिकारी जो कि टीएसपी एरिया होता है। टीएसपी एरिया के सेकंड ग्रेड L1 L2 की बात कर रहा है के कार्मिकों को निम्नानुसार केवल अधिसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के राजपत्रित को, सीधी बात है टीएसपी वाले को सिर्फ टीएसपी में और नॉन टीएसपी वाले को नॉन टीएसपी में, ये बात इसमें क्लियर कही गई है। आगे आप देखें 8वें और पूरे निर्देशों को पढ़ेंगे, थोड़ा सा वीडियो 2-5 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन जितने भी नियम हैं एक एक नियम आपके क्लियर होना जरूरी है। 8वें नंबर पर है अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक जिसका टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं किंतु रिलीव के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है, उनको उन्हीं विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित
किया जाएगा। ऐसी कंडीशन रहती है कि अगर किसी को रिलीव नहीं किया है तो उनको कार्य मुक्त नहीं किया गया है तो उनको उसी स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा, लेकिन पोस्ट रिक्त होने पर। 9वें नंबर पर है राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त शिक्षक और कार्मिकों को केवल ग्रामीण विद्यालयों में ही लगाया जाएगा। ये जो समायोजन का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ये है कि ग्रामीणों में भी किसी भी स्कूल में अगर शिक्षकों की संख्या कम पड़ रही है तो उसको वहाँ पर क्षतिपूर्ति की जाए, और वो भी उसी ब्लॉक के स्कूलों से। ये है इसका मुख्य उद्देश्य। 10वां है अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनित शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष होने की स्थिति में उन्हीं अंग्रेजी माध्यमों में प्राथमिकता को लगाया जाएगा। वही बात है, अंग्रेजी में अगर स्कूल स्वीकृत है पद तो उसी स्कूल में, अन्यथा उनको हिंदी मीडियम में भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा शिकायत के आधार पर एपीओ किए गए किसी साथी को अगर एपीओ है तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर एपीओ किए गए हैं या प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर प्राथमिक जांच 10 दिन पूर्व शिक्षक कार्मिकों को पूर्व पदस्थापन स्थान की वरिष्ठता क्षेत्र से संबंधित नियुक्त अधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ जिले या दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। तो एपीओ किए गए को किसी भी दूरस्थ जिले या फिर जिले की बात कही गई है, ध्यान रखना, दूरस्थ जिले या दूरस्थ ब्लॉक में भी उनको लगाया जा सकता है, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में। अन्य कारणों प्रतिनियुक्ति समाप्ति हेतु एपीओ किए गए, ठीक है, शिकायत के आधार पर है तो उनको किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी ब्लॉक में लगाया जा सकता है, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में। अन्य कारणों से यदि कोई एपीओ हुआ है, शिक्षक या कार्मिकों का समायोजन एपीओ किए जाने पर के समय प्रतिनियुक्ति पर पूर्व के पदस्थापन जिले के उसी विद्यालय में या पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकट विद्यालयों के रिक्त पद पर लगाया जाएगा। भाई एपीओ भी दो तरीके से, एक शिकायत के आधार पर, एक अन्य कारणों से, तो ऐसी दोनों स्थितियों में अलग अलग आपको इसमें दिखा रखा है। 13 नंबर पर है न्यायिक प्रकरणों के स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षक या कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष वे शिक्षक या कार्मिकों को अंतिम निर्णय के अध्यक्ष दिन पूर्व पद पर कार्य ग्रहण करवाया जाएगा। भाई एक ही पद पर 2 शिक्षक कार्यरत हैं तो उस स्थिति में अधिशेष होते हैं कार्मिक, और उसमें जो कार्मिक अधिशेष होता है वो ये है कि अगर वो उस स्थिति में यहाँ पर 2 स्थितियाँ रही, यहाँ पर स्थिति ऐसी रहेगी कि जो पहले से जो कार्यरत शिक्षक है ना उसको अधिशेष माना जाएगा, और जो वर्तमान में पोस्टेड है उसको अधिशेष की श्रेणी में नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन अभी देखो ये डीओ लेवल पर स्तर पे इसका और अच्छे से किया जाएगा कि पहले वाले को करेंगे या सेकंड वाले को किया जाएगा। 4थे नंबर पर है पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में उपस्थित रहे शिक्षकों एवं कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही होगा। अब अधिशेष कार्मिकों या कार्मिकों का जो संयोजन है उनका रिक्तियों का आपको किस क्रम में पोस्टिंग दी जाएगी, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है 15 नंबर का। देखें फर्स्ट नंबर पे है उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर। पहला है कि अगर उस विद्यालय में पद रिक्त है तो उससे सेम वही पद होना चाहिए जिस पद पे उसकी पोस्टिंग है तो उसमें दी जाएगी। दूसरा उसी राजस्व ग्राम में, उसी गांव के यदि कोई दूसरे विद्यालय में पद रिक्त है तो उसको भी यहाँ पर दी जाएगी। तीसरे नंबर पर है कि किसी राजस्व ग्राम में पद रिक्त नहीं होने पर उसी ग्राम पंचायत में। सीधी सी बात है, पहले तो उस स्कूल में, उस स्कूल के बाद में उस गांव की दो स्कूलें हो सकती है किसी गांव में, तो उस गांव की स्कूल में, उस गांव में भी नहीं है तो उसके ब्लॉक, उसकी ग्राम पंचायत में अर्थात उसके पीओ क्षेत्र में या ग्राम पंचायत में, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर। इस तरह से उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। ग्राम पंचायत पर रिक्त होने पर ब्लॉक पर, और संबंधित ब्लॉक में पद रिक्त होने पर नहीं होने पर अन्य ब्लॉक के विद्यालयों में रिक्त पद पर यथासंभव निकट तक के ब्लॉक में। ध्यान रखना, एक ब्लॉक में यदि आपकी जैसे किसी एक ब्लॉक में आपकी सीट खाली नहीं है तो संबंधित पड़ोस के आपके ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। ये नहीं लेकिन दूसरे जिले में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, उसी जिले में, उसी ब्लॉक में, उसी गांव में, वहीं आसपास पोस्टिंग होगी। मुख्य काम है कि गांव की जो स्कूलें हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, वहाँ पर यदि कोई ज़्यादातर कुछ यदि स्कूलों में नामांकन के आधार पर शिक्षक नहीं है तो उनका समायोजन करने का काम यहाँ पर होगा। और इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों का संयोजन राज्य सरकार के पत्रांक द्वारा उल्लिखित है, और मंत्रालय कर्मचारियों के समायोजन समस्त उसी जिलों के विद्यालयों में किया जाएगा जिन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालयों में लगाया जाएगा। वही बात है, मंत्रालय कर्मचारी जो कि एलडीसी यूडीसी होते हैं,
उसी ज़िले में लगेंगे। साथ में जिलों के विद्यालयों में पद रिक्त नहीं होने पर उनको किसी भी कार्यालय में भी लगाया जा सकता है। शहरी क्षेत्र में अधिशेष कार्मिकों का संयोजन शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों का अधिशेष कार्मिकों का क्षेत्र का ग्रामीणों में। वही बात है जो जयपुर सिटी है, जैसे मुख्य सिटियां हैं उनका समायोजन उनका है वो भी सिटी में ही करेंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका ग्रामीण में भी करेंगे। और इनकी पूरी प्रक्रिया सारणीबद्ध है यहाँ पर। ये आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, फर्स्ट है अधिशेष की पदवार सूची तैयार होगी 18 सितंबर को। अधिशेष कार्मिकों में समायोजन योग्य कार्मिकों के बिंदु संख्या 15 से अनुसंभावित होंगे 20/9 को। इसके अलावा यहाँ पर फाइनल आपको ये कह दूँ कि पदस्थापन आदेश जारी होंगे आपके 26 को, 29 को नहीं, 26 सितंबर को जारी होंगे। तो ये सारी डेट्स दे रखी है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सीकर और झुंझुनू के आदेश हैं उनको भी यहाँ पर बता रहा हूँ। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का जो आदेश है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी DO के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का, अभी 9/9/2024 को। ठीक है, कल ही ये आदेश जारी किया गया है। क्या है इस आदेश में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में है ये, और उपयुक्त विषय निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित समस्त राजकीय विद्यालयों में विभिन्न कारणों से अधिशेष कोई भी कारण हो, उसके कारण यदि कोई शिक्षक अधिशेष चल रहा है तो उसके संबंध में यहाँ पर 10/11 को कार्यालय हाजा में 11 बजे बैठक आहूत की गई है, और उसमें आपको एक सूचना रेडी करनी है जो कि फिक्स से आपको फॉर्मेट दिए गए हैं। यहाँ पर नीचे की साइड आप देखें तो ये एक फॉर्मेट है, दिख रहा होगा आपको, स्कूल और इनका नाम, एम्प्लॉय ID, कार्मिक स्वीकृत पद। इसको हम तो सीकर वाले में ध्यान से देखेंगे, वहाँ अच्छे से दिखा रखा है। तो ये पद है, इनमें दोनों प्रपत्रों में सूचना भर कर के एक्सेल सीट में कंप्लीट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर DO कार्यालय में प्रेषित करनी होगी। ठीक है, अब आगे सीकर वाला भी आप देख लें। यहाँ पर यहाँ बूंदी का है, सीकर का भी है, सभी डिस्ट्रिक्टों का डाल चुका है लगभग, करौली का भी डाल चुका है, सीकर का है, झुंझुनू, कुछ जिलों के डाल चुके हैं, कुछ का बाकी है आपको, तो वो सभी डल जाएगा। तो यही अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के में है। और वही आपको इसमें थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि जो भी है वो आपको एक्सेल सीट के आधार पर, एक्सेल सीट में आपको ये सूचना प्रेषित करनी है जो कि DO कार्यालय में, वो भी आपको यहाँ पर 11 सितंबर दे रखा है। अब यहाँ पर नीचे एक निर्देश है, निदेशालय महोदय, जो निदेशालय का है जो कि 6 तारीख का भी आदेश है, जो मैंने आपको सारा पढ़ करके अभी बताया है। एक निर्धारित प्रारूप नंबर 1 और 2 को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर प्रारूप हैं। ठीक है, तो जिन्हें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कुछ फॉर्मेट इस तरह से हैं ये। तो यहाँ पर देखो, आप देख रहे हैं क्रम संख्या, अधिशेष कार्मिक का नाम, पदस्थापन विद्यालय का नाम, मूल पद, विषय, इसके अलावा लिंग, और 6(3) में चयनित होने की क्रमांक। इसके अलावा प्रथम नियुक्ति तिथि, वर्तमान विद्यालय में कार्य ग्रहण की तिथि, जिले में कार्य ग्रहण की तिथि, विशेष वर्ग, विकलांग, विधवा, परित्यक्ता या एकल महिला, और लास्ट में अधिशेष होने का कारण और विशेष विवरण। ये फर्स्ट फॉर्मेट में है। दूसरे फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्रम संख्या, कार्मिक, पदस्थापन, मूल पद, मूल विषय, लिंग, ये सारे आपको फॉर्मेट, ये सभी डिस्ट्रिक्टों के डलेंगे और सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सूचना मिलती रहेगी। इसके बाद जो भी काउंसलिंग के थ्रू जो सूचना है आपको कि किस तरह से यहाँ पर जो स्कूलों का आपका पदस्थापन होगा, आदेश आपको 26 सितंबर को मिलेंगे, जो कि निर्देशालय साइट पर उपलब्ध होंगे, DO की पर्सनल साइट पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, और उनको आप कंप्लीट वही प्रक्रिया से ज्वाइन करना है जैसे आपने ज्वाइनिंग पहले से की हुई है। तो यह है साथियों। और बाकी फिर भी यदि किसी साथी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी में, अगर कोई भी पॉइंट में समझने में दिक्कत है तो उसे भी आप कमेंट्स करें, ताकि मैं उसको भी कोशिश करूँगा पूरी जहाँ तक हो सके समझाने की। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।